गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करते हैं 5.4 से क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। आपका जो सिलेबस में दे रखा है कि विद्यार्थियों की अधिगम समस्याओं के निदान और समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, किसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, इसका करने का क्या उद्देश्य है। हम उसके उद्देश्यों की भी चर्चा करेंगे, वो कि उद्देश्य यानी क्या उसकी आवश्यकता है, वो इसका क्या महत्व है और किस किस एरिया में हम ये क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। इन 3-4 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। बेसिकली जो ये अनुसंधान की बात हो रही है, रिसर्च इंग्लिश में जिसको कहते हैं हम लोग, वो आप जब 4th सेमेस्टर में आएंगे तो आपका एक रिसर्च के ऊपर एक पूरा पेपर ही है वो, तो वहाँ पे भी इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे वो। तो यहाँ पे हम मुख्य बात केवल हम चर्चा करेंगे क्या है क्रियात्मक अनुसंधान, उसके बारे में हम करेंगे। वो बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे वो, उसके लिए आपको 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छे प्रकार से इसमें बताया जाएगा, तब ये पेपर पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अनुसंधान क्या होता है। रिसर्च जिसको कहते हैं, कहीं शोध भी लिखा होता है, वो इंग्लिश में इसको रिसर्च कहते हैं कि रिसर्च होता क्या है वो। तो अगर आप रिसर्च की बात करें तो हम क्या कहें, क्या है शोध या अनुसंधान। तो यह एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, यानी कहा जाए कि एक यह क्रम अनुसार खोजा जाने वाला एक अन्वेषण है वो। इसकी बहुत सारी परिभाषा आपको मिल जाएगी अनुसंधान के, लेकिन आपको केवल समझना ये कि होता क्या है, शोध क्या है वो। तो अगर कहा जाए कि एक ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक क्रम अनुसार खोजे जाने वाला एक प्रक्रिया है वो, या कहा जाए कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी वैज्ञानिक रूप से खोजे जाने वाली एक प्रक्रिया है वो। यानी कि जब आप जानते हैं कि जब हम अनुसंधान करते हैं या शोध करते हैं तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ इसके पीछे उसके हम लॉजिक खोजते हैं, उसका तर्क खोजते हैं, उसके ऊपर हम प्रूफ देखते हैं वो, यानी क्या इसका प्रूफ है किसी चीज़ का खोजने का वो। जैसे अगर कोई भी वैज्ञानिक किसी का खोज करता है वो, मान के चलिए कि अगर हम खोज कर रहे हैं कि हाँ भाई सिगरेट पीने से हमें क्या नुकसान होता है वो, तो क्या करेंगे इसमें हम सर्च करेंगे वो, हम इस पर हम शोध करेंगे वो। कैसे शोध करेंगे वो, हम देखते हैं कि हाँ एक व्यक्ति जो सिगरेट पी रहा है उसके लंग्स के ऊपर, उसके फेफड़े के ऊपर, उसके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या कमियाँ आ रही हैं, क्या खराबियाँ आ रही हैं, और जो व्यक्ति नहीं पीता उसके अंतर्गत क्या है वो। तो क्या है बेसिकली एक यह शोध है, एक साइंटिफिक एक वैज्ञानिक शोध है वो। यानी कि कोई भी कार्य जब हम एक वैज्ञानिक तरीके से करें, जब हम एक तार्किक तरीके से करते हैं, या हम किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हम जब किसी क्रम अनुसार, किसी तर्क के अनुसार, किसी लॉजिक के अनुसार, किसी प्रूफ के साथ कोई कार्य करते हैं या उसका परिणाम की हम खोज करते हैं, तो वो क्या हो गया, वही हो गया अनुसंधान। तो पहले तो अनुसंधान जानने की जरूरत है वो। यानी आप देखते हैं किसी भी चीज़ का अनुसंधान होता है। अगर आपके साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो आप लोगों ने आप देखा होगा कि लैब होता है, साइंस की लेबोरेटरी होती है, तो क्या करते हैं वहाँ पर लेबोरेटरी में, आपने क्या करते हैं वहाँ पर, हम अनुसंधान करते हैं, हम सर्च करते हैं, हम दो केमिकल को मिलाकर देखते हैं कि हाँ क्या बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है वो। आजकल जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस का, अभी वैक्सीनेशन बन रहा है वो, तो वैक्सीन बनाने के लिए क्या होता है वो अभी अभी क्या कर रहे हैं लोग, शोध कर रहे हैं वो, वही अनुसंधान कर रहे हैं वो। यानी वैक्सीन बनाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं कि हाँ कैसे बनेगा, कैसे इसका वैक्सीन बनेगा वो। तो बेसिकली वही अनुसंधान है वो। तो एक बात और इसमें जाननी है कि अनुसंधान की है कितने प्रकार के होते हैं वो, क्योंकि अगर हम प्रकार जानेंगे तभी हम इस पर क्रियात्मक पे आएंगे वो। तो आप अनुसंधान समझ गए कि होता क्या है, तो एक वही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं वो, या कह सकते हैं कि आप जो कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक क्रम अनुसार किया गया खोज है वो।
अगर हम बात करें कि इसके प्रकार की, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ अगर आप जानिए कि मुख्य रूप से अनुसंधान दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कि बेसिक अनुसंधान, यानी इसको कहते हैं कि मूलभूत अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च अगर इंग्लिश में कहें तो वो। दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च यानी कहते हैं कि इसको प्रयुक्त रिसर्च, प्रयुक्त शोध। कहते हैं कि अप्लाइड, अप्लाइड को कहते हैं प्रयुक्त, अनुप्रयुक्त, सॉरी अनुप्रयुक्त। तो एक हो गया मूलभूत शोध या मूलभूत अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा हो जाता है अप्लाइड, अप्लाइड रिसर्च या अनुप्रयुक्त। अप्लाई करना कहते हैं ना, अप्लाई करना, तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं वो। तो फंडामेंटल या मूलभूत क्या अनुसंधान क्या होता है वो? फंडामेंटल अनुसंधान या मूलभूत अनुसंधान से तात्पर्य उस अनुसंधान से है जिसमें नए सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं या नए नियम प्रतिपादित किए जाते हैं या नई चीज़ें बनाई जाती है वो, तो वो हो गया फंडामेंटल या मूलभूत। और अप्लाइड क्या हो गया? नाम से ही लग रहा है कि अनुप्रयुक्त, यानी कि जो नियम, जो सिद्धांत बन गए हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो उस शोध को कहते हैं अप्लाइड रिसर्च या अनुप्रयुक्त अनुसंधान। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसके एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता क्या है। आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि थॉर्नडाइक हो गया या स्किनर हो गया, तो उन्होंने क्या किया था? लर्निंग की थ्योरी बनाई थी, अधिगम का सिद्धांत बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था कि हाँ, पहले भाई चूहे पे प्रयोग किया, उसको देखा कि हाँ कैसे करता है, उसको स्टिमुलेट किया, वो स्टिमुलेट करने के बाद वो धीरे धीरे वो करने लगा, वो सीखने लगा वो। तो यानी कि क्या हुआ, उन्होंने पहले वो एक फिर थ्योरी दे दी वो, कि भाई तुमने थ्योरी दे दी कि हाँ स्टिमुलेशन या उद्दीपन दिखाने से जो क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो या व्यक्ति होता है, वो जल्दी सीख जाता है वो, यानी उद्दीपन के माध्यम से वो सीखता है वो। तो वो क्या हो गया, वो फंडामेंटल हो गया, वो मूलभूत अनुसंधान हो गया वो। यानी कि वो पहली बार स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने बनाया था, वो पहली बार खोज किया था वो, कि हाँ हम किसी व्यक्ति को हम जब स्टिमुलेशन दिखाते हैं, उद्दीपन दिखाते हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी सीखता है वो। तो ये क्या हो गया, ये थ्योरी हो गया, तो इसलिए हम इसको लर्निंग थ्योरी कहते हैं, अधिगम का सिद्धांत कहते हैं वो। तो इसने खोज स्किनर और किसने किया था? थॉर्नडाइक वगैरह ने किया, जो भी पॉलो वगैरह भी। अब हम बात करते हैं, जब इस थ्योरी को उन्होंने किस पे किया था? उन्होंने चूहे पे किया, कुत्ते पे किया, बंदर पे किया, अलग अलग पे किया उन्होंने। लेकिन जब इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को जब हम व्यक्ति के ऊपर, हम जब कक्षा में लागू करते हैं, हम देखते हैं कि नहीं, क्या उन्होंने जो सिद्धांत दिया है कि भाई स्टिमुलेशन दिखाने पर या ये उद्दीपन दिखाने पर व्यक्ति जल्दी सीखता है, या कोई बस कोई बात की किस कोई जल्दी सीख जाता है, क्या सही है गलत, जब उसका हम प्रयोग व्यक्ति के ऊपर करते हैं वो, जब हम उसका किसी व्यक्ति के ऊपर हम एक संख्या में एक कहते हैं कि जनसंख्या के ऊपर हम करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि उन्होंने कहा सही है कि नहीं, गलत है वो। तो वो होता है अनुप्रयुक्त अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, वो जो मूलभूत अनुसंधान होते हैं, वो एक नया नियम पारित होता है वो। और जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान होते हैं, उसमें क्या होता है, वो उस नियम को उस पर लागू करके देखा जाता है, अप्लाइड करके देखा जाता है कि क्या वह नियम सही है या नहीं है वो। अभी हम फिर कोरोना वायरस के वैक्सीन का जो बन रहा है, जो उसके अगर हम बात करें, तो जो अभी बन रहा है वो, तो जो वो क्या हो रहा है, वो मूलभूत अनुसंधान है। अगर वो बन जाएगा तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे मूलभूत अनुसंधान, कि एक नया वैक्सीन बनी है वो, तो क्या हो गया, वो मूलभूत अनुसंधान हो गया वो। लेकिन जब उस वैक्सीन को हम प्रयोग करते हैं, हम देखते हैं व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करते हैं कि क्या यह सफल हो रहा है कि नहीं, वैक्सीन बनी है तो क्या इससे कोरोना वायरस मर जा रहा है या ख़त्म हो जा रहा है कि नहीं, वो तो वो क्या होता है, वो अप्लाइड होता है या अनुप्रयुक्त होता है वो, अनुप्रयुक्त क्या किया जाता है उसको।
तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ी बेसिक समझ में आ गई होगी कि क्या है अनुसंधान। तो इसमें अनुसंधान समझिए, अनुसंधान में जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक मूलभूत अनुसंधान होता है वो, और एक अप्लाइड अनुसंधान होता है वो। मूलभूत में क्या होता है कि एक नई सिद्धांत, नए नियम को भी प्रतिपादित किया जाता है वो, और जो अप्लाइड होता है या जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता है उसमें क्या होता है, वो नियमों को और जो सिद्धांतों को लागू करके देखा जाता है वो, तो वो हो जाता है अनुप्रयुक्त। ठीक है। अनुप्रयुक्त के ही अंतर्गत आता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि जो आपका ये एक्शन रिसर्च, तो ये अनुप्रयुक्त का ही पार्ट है क्रियात्मक अनुसंधान। अब होता क्या क्रियात्मक अनुसंधान, अब हम जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, अब चर्चा करते हैं। बेसिकली क्या है कि अभी आपने देखेगा अनुसंधान में जो फंडामेंटल है और जो अनुप्रयुक्त है वो, अनुप्रयुक्त है वो क्या चीज़ है, वो तो भाई एक नियम बना उसको पारित किया। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, जो एक्शन रिसर्च कहता है कि अगर आपके पास कोई समस्या आती हो और उसका हम त्वरित निदान चाहते हों या समाधान चाहते हों, तो हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च करते हैं वो। यानी कि आप फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, वो भी बहुत समय लेता है वो। आप देख रहे हैं कि जनवरी से केसेस आ रहे हैं, सॉरी दिसंबर से कोरोना वायरस शुरू हो गया, अभी तक भी कुछ उसका वैक्सीनेशन कुछ अभी नामो निशान नहीं हो पा रहा है कि बन रहा है कि नहीं हो रहा है वो, उन्हें समय बहुत ज़्यादा लेता है वो। तो फंडामेंटल वही है वो। जब स्किनर ने लर्निंग थ्योरी बनाई तो बहुत समय लिया था, बहुत उसने टाइम लिया था बनाने में वो, तो वो फंडामेंटल है वो। और फिर हम उसके पर लागू करते हैं, वो भी ज़्यादा समय लेता है वो। अनुप्रयुक्त जब करते हैं वो, जब हम अप्लाइड करते हैं वो, उसमें भी समय ज़्यादा लगता है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान ये कहता है कि जब हमें किसी समस्या का त्वरित निदान पाना हो, यानी तुरंत उसका हमें समाधान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें कई सारी परिभाषाएं हैं, मैं आप लोगों को एक दो परिभाषा लिखा दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं। जैसे इसमें कहा गया है, एक जॉन डब्ल्यू बेस्ट हैं, अगर आप जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर में, इनका नाम बहुत सुनेंगे, वो कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्तर पर यथार्थता के निकट संपर्क द्वारा समस्या समाधान के लिए प्रयास करता है वो। और एक हैं कोरे, स्टीफन एम कोरे, वो कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य शिक्षा में क्रिया अनुसंधान द्वारा किया जाने वाले अनुसंधान है, जिससे वे इस दिशा में अपने दैनिक कार्यों में सुधार कर सकें। इस प्रकार कई सारे परिभाषा इसमें दे रखी है कि, तो इन परिभाषाओं को आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। यानी कि हम जो तत्कालीन समस्या को दूर करने के लिए जब शिक्षक कोई अनुसंधान करता है तो वही कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी हिंदी शिक्षण की पुस्तक होगी तो उसमें एक चैप्टर क्रियात्मक अनुसंधान पे ज़रूर दिया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है वो। इसलिए कोई भी अगर किसी भी राइटर की अगर हिंदी शिक्षण की पुस्तक है आपके पास तो उसमें देखिएगा क्रियात्मक अनुसंधान जरूर होगा वो। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य की, कि क्यों हम करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, क्या है इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य की हम बात करते हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं वो, कि शिक्षा में उत्पन्न होने वाले प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान जरूरी है। यानी कि प्रतिदिन की समस्या, मैंने कहा ना कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है वो, कि तत्कालीन समस्याओं को दूर करने के लिए, यानी कि प्रतिदिन की समस्याओं को दूर करने के लिए। जैसे अगर हम इसको जब अभी स्कोप में बात करेंगे, इसके क्षेत्र क्या है, तब हम वहाँ चर्चा करेंगे उदाहरण देके वो। अभी हम उद्देश्य लिख लेते हैं कि क्या क्या है वो। और क्या उद्देश्य लिख सकते हैं हम दूसरा वो, कि इससे कक्षा या विद्यालय की दैनिक क्रियाओं तथा समस्याओं का अध्ययन एवं निराकरण किया जाता है। यानी कि विद्यालय में जो डेली समस्याएं आती है वो, उनका अध्ययन, यानी क्या समस्या है, कैसी समस्या है वो, और इसे कैसे दूर किया जाए वो, उसका ये उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य ये है वो। और क्या इसका उद्देश्य है, और तीसरा उद्देश्य आप यह बता सकते हैं कि क्रियात्मक
अनुसंधान विद्यालय एवं कक्षा की कार्य परिस्थितियों में सुधार लाती है। यानी कि जो समस्या है अगर वो दूर हो जाती है तो क्या होगा, उससे आपका सुधार होगा। वो तो वही कह रहा है कि विद्यालय में अगर कोई समस्या आ रही हो, कक्षा में कोई समस्या आ रही हो, तो उसमें दूर हो जाती है वो। और क्या बता सकते हैं आप वो कि इसको आप बता सकते हैं कि विद्यालय की दैनिक समस्याओं तथा शिक्षकों की कमियों अथवा उनके शिक्षण पद्धति में दोष का निराकरण करता है वो। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि अगर शिक्षण पद्धति में कुछ दोष हो सकता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप अध्यापक रूप में, हो सकता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा आपको भाई, आप पूरा मन से पढ़ा रहे हैं, टेलम भी दिखा रहे हैं, आप चीज़ों को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तभी भी आप देखते हैं कि अरे बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रहा, बच्चे मार्क्स नहीं ला रहे हैं या बच्चों को रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे हैं वो। तो क्या करते हैं, तो उस स्थिति में हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं वो कि क्या समस्या है, क्यों ऐसा हो रहा है वो, कहीं मेरे टीचिंग मेथड में दोष है या बच्चों का कुछ आईक्यू में कुछ प्रॉब्लम है वो, या क्या है वो। तो वही कह रहा है वो कि इससे ये भी, इसका उद्देश्य ये भी है वो। और क्या हो उद्देश्य बता सकते हैं वो, और इसका उद्देश्य कि विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सजग बनाना। इसका उद्देश्य ये है कि हाँ, सपोज करें कि विद्यालय में कुछ समस्या हो रही है वो, भाई विद्यालय में पानी पीने की समस्या हो रही है या विद्यालय में सपोज करें कि टॉयलेट की समस्या है वो, तो क्योंकि वो तत्कालीन समस्या है, उसको आप तुरंत आपको क्या कहना है, उसका परिणाम जानने की ज़रूरत है वो। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे वो। हाँ कि भाई बच्चे हमारे विद्यालय में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो आने की वजह क्या नहीं है वो, तो हो सकता है कि टॉयलेट नहीं हो सकता है कि वहाँ पे भाई गर्ल्स के लिए अलग से टॉयलेट नहीं बना, इसलिए लड़कियाँ नहीं आना चाह रही है वो। तो क्या होगा, अगर वो आपको समस्या पता चल जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसका भाई उसका क्या कहें, समाधान करेंगे, आप टॉयलेट बनवाएंगे। तो क्या यही कह रहा है कि भाई उससे प्रधानाचार्य और शिक्षकों के अपने कर्तव्यों का, दायित्वों के प्रति सजग रहने का भी होता है वो। और क्या आप बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि इसका उद्देश्य और होता है कि इसके द्वारा हम शिक्षण पद्धति की एक एक नवीन विधि प्रदान कर सकते हैं वो। यानी कि आप शिक्षण पद्धति, सपोज करिए कि आप भाई लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो। तो आप क्या करते हैं वो, आप अनुसंधान करते हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि ये जो पढ़ाने की विधि है वो जो है कि ठीक नहीं है वो। तो क्या करते हैं वो, हम दूसरा तरह से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अच्छा ठीक है, हम बच्चों को आज इस तरह से पढ़ाएंगे, हम आज ऐसे ट्राई करके देखते हैं वो। तो आप देखेंगे अरे हाँ, इससे तो सफल हो रहे हैं, ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आ रही है वो। तो क्या हो जाता है, वो नई विधि बन जाती है वो। तो वो जो कहते हैं ना कि जो ये प्रोजेक्ट विधि है, किंडरगार्टन विधि है, प्लेवे मेथड है, वो कैसे आया है वो। इन्होंने लोगों को, जो ये फ्रोबेल थे, मरिया मोंटेसरी थे, क्या की थी, बच्चों पे एक क्रियात्मक अनुसंधान ही किया था वो। उन्होंने बच्चों को अलग तरह से पढ़ाने के एक तरीका का खोज ऐसे ही किया था वो। तो वही कह रहा है कि इसके द्वारा एक नवीन पद्धति भी बन सकती है वो। तो ये हो गया कुछ इसके कहते हैं कि उद्देश्य, कि क्यों हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, यानी किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में हम क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं वो। तो बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं, जो भी समस्या विद्यालय में आएगी वो ही इसका क्षेत्र हो जाएगा वो। जैसे कुछ क्षेत्रों की अगर हम बात करें वो, तो आप बता सकते, सबसे पहला हम बात करते हैं कि बाल व्यवहार, यानी कि विद्यार्थी का व्यवहार, बालक का व्यवहार। जैसे हो सकता है कुछ व्यवहार बड़ी देर से कुछ बालक जो हैं हमेशा कक्षा में देर से आते हैं वो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं वो, शरारत करते हैं वो। कुछ बच्चे होते हैं चोरी करते रहते हैं, इसके बैग से पेंसिल निकाला, इसके बैग से पेंसिल निकाल लिया वो। कुछ बच्चे होते हैं झूठ झूठ का किसी को मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं वो। तो ये क्या हो गया, ये बालक की समस्या होगी, बालक का ये व्यवहार हो गया वो। तो यानी कि एक शिक्षक के लिए एक बड़ी समस्या है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बालक ये। तो आप वही जानने की कोशिश करें कि भाई बच्चा वो रोज़ देर से क्यों आता है वो बच्चा क्यों लड़ाई करते हैं वो।
वो बच्चा क्यों शरारत करता है, वो बच्चा क्यों चोरी करता है, वो तो क्या है ये आपकी तत्कालीन समस्या है। वो इसके लिए आप किसी लेबोरेटरी में नहीं जाएंगे, वो किसको इसके लिए नियम पारित नहीं करेंगे, वो आप खुद पता करेंगे। अच्छा बच्चा देर से आता है, क्या वजह हो सकती है, चलिए हम इसको देखते हैं क्या वजह हो सकती है। वो तो वही आपका एक क्षेत्र हो गया, वो उस पर आपने क्रियात्मक अनुसंधान कर लिया वो कि ये बच्चा रोज देर से क्यों आता है। वो तो आप उसको आप अनुसंधान करने लगे, आप उस पर शोध करने लगे। वो तो कैसे शोध करेंगे, वो आप जानना चाहेंगे। वो अच्छा ऐसा है कि इसका घर कितना दूर है, वो अरे घर तो इसका भाई घर तो पास ही है, अच्छा पास ही है 1 किलोमीटर ही है वो, अच्छा और क्या वजह सकती है। फिर आप वजह जानना चाहेंगे कि भाई इस घर में के माहौल कैसा है, वो भाई पेरेंट्स भाई इसको टाइम से तैयार करते हैं या नहीं करते हैं। वो हो सके वहाँ आपको मिले कि हाँ नहीं पेरेंट्स को टाइम से भी तैयार कर देते हैं। वो फिर क्या वजह हो सकती है, वो फिर आप इसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अनुसंधान करेंगे। वो ऐसा तो नहीं कि बच्चा घर से निकलता है और कहीं रास्ते में इधर उधर जाता है, वो तो वहाँ देखेंगे, हाँ बच्चा तो घर से 9 बजे निकल जाता है, वो 10 मिनट का है लेकिन वो जाता है वहाँ घूमता है, वहाँ ठेले पे जाके गोलगप्पे खाता है, ये मतलब जो भी। तो वो क्या हो गया, वही हो गया क्षेत्रीय, यानी कि उसी को अब तक समस्या पाना। अच्छा तो आपको समस्या जो समस्या आपको पता चल गया कि हाँ अच्छा इसलिए देर से आता है क्योंकि घर से हो तो वो 9 बजे निकलता है, वो लेकिन वो घूमता है, जाता है, मिठाई खाता है, चॉकलेट वाली दुकान पर जाता है, घूमते फिरते आता है, इसलिए वो यहाँ 10:30 बजे पहुँचता है। तो आपको वो समस्या के समाधान आप मिल गया आपको वो। तो यही है क्रियात्मक अनुसार, यानी कि वर्तमान जो समस्या है उसकी तत्कालीन निवारण जो करते हैं वो वही है वो। तो भाई लड़ाई करते हैं, भाई कुछ बच्चे लड़ते हैं, क्यों लड़ रहा है उसका देखिए क्या वजह है। भाई इसका ऐसा तो नहीं कि घर में इसका माहौल ही ऐसा है लड़ाई का, वो या वो बच्चा चिड़चिड़ा हो गया हो, चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसको कुपोषण का शिकार हो, उसको कम कुछ खाने पीने को ज़्यादा नहीं मिल रहा इस वजह से चिड़चिड़ा हो, चोरी क्यों कर रहा है वो। तो यानी कि जो भी समस्याएं हैं, तत्कालीन समस्याएं हैं, उसको अगर शिक्षक उसका समाधान प्राप्त करने के लिए जो अनुसंधान करता है, जो खोज करता है, वो वही है क्रियात्मक अनुसंधान। तो अगर समाधान मिल जाता है तो क्या करते हैं, उसका आप निवारण करते हैं। वो तो जो आपके सिलेबस में जो दे रखा है ना कि वो क्या दे रखा है आपका सिलेबस में कि निदान, हाँ अधिगम समस्याओं के निदान और समाधान के लिए। तो यानी कि आपको अगर बच्चे पता चल जाता है कि बच्चा चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई इसको इतनी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, वो या उसके घर में उसका माहौल जो इस एरिया में रहता है उसका माहौल इस तरह का है, वो तो क्या करेंगे, वो उसका आप निदान करते हैं। वो आप उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, आप उसको समझाएंगे या फिर बच्चों को समझाएंगे कि नहीं चोरी करना गलत बात है। वो यानी कि आपको जो समस्या का अगर समाधान मिल जाता है तो उसका आप निवारण कर लेते हैं वो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसी का कि क्षेत्र का। वो तो पहला हो गया बाल व्यवहार, और क्या हो गया वह शिक्षण की विधि। हमने अभी बात किया था वो हो सकता है शिक्षण विधि में कुछ दोष हो, आपने व्याख्या मेथड पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा हो, अरे बच्चों को टीएलएम नहीं दिखा रहे हैं, बच्चों को कुछ लर्निंग बाय डूइंग नहीं करा रहे हैं वो। तो शिक्षण विधि में कुछ दोष हो तो उसको आपको पता करना पड़ेगा वो। और क्या हो सकता है कि तीसरा क्षेत्र ये बताता है कि हो सकता है बच्चों की कहा जाए कि विषय वस्तु को समझने में समस्या आ रही हो, वो ये भी एक क्षेत्र हो सकता है वो। यानी कि मान कर चलिए कि आप एक गांव में गए, वहाँ पे के जो या गांव के छोड़िए, आप विद्यालय में एक पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ग्रामीण एरिया से हैं वो, और आप कक्षा में गए इंग्लिश में लेक्चर दिए जा रहे हैं बिल्कुल फर्राटेदार, तो क्या होगा वो बच्चे आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत इंग्लिश में अच्छी प्रकाश दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं, टीएलएम भी दिखा रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो। तो आपको लगेगा कि हुआ क्या, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो, तो आपको एक समस्या हो जाएगी वो। यानी कि आपके लिए एक समस्या है वो कि मैं पढ़ा इतनी अच्छे प्रकार से रहा हूँ, बच्चों को टीएलएम भी दिखाता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ, पीपीटी भी दिखा रहा हूँ, फिर बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं वो। तो क्या करेंगे आप, इसके लिए शोध करेंगे वो। तो आप बैकग्राउंड देखेंगे, अच्छा बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं वो, अच्छा तो वो तो उस गांव से आया, उसको तो इंग्लिश पता नहीं है, वो वहाँ से आया, उसको कुछ नहीं पता है वो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अच्छा इनकी समस्या तो लैंग्वेज है, भाषा है वो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसलिए इनको समझ में नहीं आ पा रहा है वो। तो ये भी चीज़ें आप एक आ सकती है इसमें वो। तो ये बता सकते हैं कि भाई समस्या है, इसका क्षेत्र है वो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सपोज करिए कि और अगर है कि भाई उसको शुद्ध रूप में बोलने में समस्या आ रही हो, यानी कि बच्चा शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है, पठन में समस्या आ रही है वो, तो भाई पठन में ये भी एक क्षेत्र हो गया वो कि पठन में समस्या आना वो क्या, इसका कैसे होगा वो, इसका क्या करेंगे वो। भाई आप देखेंगे बच्चे क्यों इसको पठन में समस्या क्यों आ रही है, क्या वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है क्या, वो लिंग का उसका ज्ञात नहीं है क्या, वो मात्राओं का ज्ञान नहीं है क्या वो,
भाई वो यानी कि आप देखें कि जो बच्चा एक पठन कार्य जो वो, क्योंकि मैं एक अध्यापक के रूप में शुद्ध उच्चारण कर रहा हूँ फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो, क्यों? तो वो आपके लिए वो एक क्या हो गया, एक समस्या होगी वो, तो इसके ऊपर आप क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे वो कि हाँ अशुद्ध जो उच्चारण हो रहा है क्यों हो रहा है वो, क्या वजह है वो, क्या इसके घर में भी इस तरह के लोग बोले वहाँ से सीख पा रहा है वो, या इसकी खुद की अपनी लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो, ये शब्दों का उपयुक्त चयन क्यों नहीं कर पा रहा वो। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो भी समस्या उस कक्षा से संबंधित, उस विद्यालय से संबंधित आएगी, उस पर आप अनुसंधान करेंगे वो, उस पर आप खोज करेंगे वो कि ये समस्या क्यों आ रही है वो, जब उसका आप समाधान प्राप्त करते हैं तो वही होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान। तो बहुत सारे इसमें क्षेत्र आप बता सकते हैं कि शिक्षण पद्धति बता सकते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी इसका क्षेत्र हो सकता है वो, विद्यालय संगठन एवं प्रशासन संबंधित कार्यों में भी इसका क्षेत्र हो सकता है वो, जो चारों कौशल हैं वो भी बता सकते हैं कि श्रवण कौशल में भी इसका हम अनुसंधान कर सकते हैं, पठन कौशल में कर सकते हैं, लेखन कौशल में अनुसंधान कर सकते हैं वो, आप बता सकते हैं कि पठन की रुचि में अनुसंधान कर सकते हैं वो, विद्यार्थियों के व्यवहार से अनुसंधान कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कक्षा में विद्यालय में जो भी समस्याएं आई वो सब इसका क्षेत्र हो गया वो, यानी जो भी समस्या आपको दिखती है वो, कोई ऐसा नहीं कि एक लिमिट है इसका क्षेत्र, वो जो भी आपको समस्या दिखती है वही क्या हो जाएगा वो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र हो गया वो, क्योंकि आप अध्यापक के रूप में आप समस्या दिखती है तो उस समस्या के आप तह तक जाने के लिए आप क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं वो, उस समस्या का परिणाम पाने के लिए आप क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं वो। तो जो भी विद्यालय में कक्षा में जिससे चाहे व्यक्ति, चाहे उस बच्चों से संबंधित, चाहे आपके शिक्षण से संबंधित, चाहे प्रिंसिपल के व्यवहार से संबंधित, चाहे वित्तीय मामलों से संबंधित कोई भी अगर समस्या हो तो क्या होता है वो होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। यानी कि जिसकी तत्काल हमें परिणाम चाहिए, जिसको हमें तत्काल इसका हमें बताना है, इसका हमें इसका समस्या के समाधान तक को करना है, वो तत्कालीन समस्या शब्द वहाँ ही कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये हो गया क्षेत्र की बात होगी कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ क्या है, वो क्या लाभ है भाई क्रियात्मक अनुसंधान के वो। तो आप इसके लाभ बता सकते हैं कि इस पहला लाभ ये बता दीजिए कि शिक्षक अपनी तत्कालिक समस्याओं पर विचार करता है तथा उसको दूर करता है वो, यानी तत्कालीन समस्या क्या है वो, जो भी आपके सामने आप कक्षा में गए पढ़ाने के लिए, यहाँ बच्चे इतने शोरगुल कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं आपसे बात, वो तो क्या करेगा वो, आपके लिए समस्या होगी वो कि भाई कक्षा में जाता हूँ बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते, समस्या है कैसे इनको हम शांत कराया जाए, कैसे इनको चुप रखा जाए, कैसे हम इनको आकर्षित किया जाए पढ़ने के लिए, तो वो आपके लिए समस्या है वो। तो वो इसका लाभ ये होगा कि क्या होगा कि उससे उस पर समस्या का निवारण कर लेता है वो। और क्या इसका लाभ बता सकते हैं कि इसमें शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार तथा प्रगति करता है वो। अगला लाभ क्या बता सकते हैं कि इसमें शिक्षक अपने कार्य के प्रति जागरूक रहता है तथा उसमें अपने कर्तव्य के प्रति समझ होती है वह। और क्या बता सकते हैं कि शिक्षक में वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शोध कार्य के लिए जागृत होते हैं वो, यानी कि जब आप क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो क्या होता है वो, आप में एक वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न होती है वो, आप में तर्क, आप में लॉजिक उत्पन्न होता है वो। आप कहते हैं ना कि अच्छा ये समस्या तो क्यों है वो, आप सोचते हैं, आप तर्क करते हैं क्या क्या वजह हो सकता है वो, आप इसकी खोज करते हैं वो, तो वही हो गया वो। तो वही बात कह रहा है कि इसमें वैज्ञानिक वो प्रवृत्ति विकसित होती है वो। और क्या कह सकते हैं कि इस अनुसंधान को करने में बहुत कम समय लगता है वो, यानी कि जो भी समस्या है आप एक हफ्ते में या 4 दिन में 5 दिन में तुरंत समस्या का निवारण कर लेते हैं वो, तो इस पर कम समय लगता है वो। और इसका क्या लाभ है इस अनुसंधान का कि यह कम खर्चीली अनुसंधान है वो, यानी इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है वो, बहुत कम खर्चीली अनुसंधान है वो। और क्या हो सकता है वो, इसका लाभ ये बता सकते हैं कि यह विद्यालय के प्रशासन में सुधार तथा परिवर्तन लाने का एक अच्छा साधन है वो, यानी कि विद्यालय के प्रशासन यानी जो भी कुछ समस्या विद्यालय में आ रही है वो उसमें सुधार करना, उसमें परिवर्तन करने में क्या होता है एक अच्छा साधन है वो।
और क्या होता है इसमें कि लाभ बता सकते हैं कि यह विद्यालय की या कक्षा के दैनिक समस्याओं का समाधान करता है वो, यानी जो भी दिन प्रतिदिन की समस्या आती है उसको समाधान इसका बताता है वो। तो इस प्रकार से ये कुछ इसके लाभ बता सकते हैं, यानी कि हम क्रियात्मक अनुसंधान क्यों करते हैं वो, तो ये सब इसके आप लाभ बता सकते हैं। बहुत सारे लाभ हैं, आप लोगों को मैं इसमें भेज भी दूंगा इसका। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक अनुसंधान कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, तो उसमें अनुसंधान को समझिए, अनुसंधान क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, अनुसंधान किसे कहते हैं वो। फिर आप बात करिए इसके क्या उसके क्या कहते हैं कि उद्देश्य क्या है वो, उसके क्षेत्र क्या है वो, और उसके लाभ क्या है वो। तो इसमें आपका इसमें यही था आप जो 5.4 में वो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रह गई है, मैं अभी देख रहा हूँ, इसमें एक रह गया है कि चिंतन दैनंदिनी और पोर्टफोलियो बनाना। ये चिंतन दैनंदिनी, दैनंदिनी जानते हैं क्या होता है? ये बेसिकली डायरी, जो डायरी होता है ना इंग्लिश शब्द, उसी को हम दैनंदिनी कहते हैं हिंदी में वो। तो चिंतन दैनंदिनी और पोर्टफोलियो बनाना, ये एक टॉपिक ये भी इसमें भी है वो। ये है क्या बेसिकली जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको पास एक डायरी, विद्यालय में एक डायरी होती है वो, उसमें आप डेली के लिखते जाते हैं वो कि हाँ हमें क्या पढ़ाना है, क्या बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है वो आपके प्रिंसिपल होते हैं, जो टीचर होते हैं वो चेक भी करते हैं वो। बहुत सारे विद्यालय इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये करना चाहिए, अच्छी प्रक्रिया है वो। तो ये कह रहा है कि चिंतन दैनिक और पोर्टफोलियो बनाना, यानी कि हम लोग कल बात करते थे अनुवर्ती चिंतन की वो, तो हम बच्चों में चिंतन कैसे विकसित करें वो, अनुवर्ती चिंतन कैसे विकसित करें वो, आपको वो स्टिमुलेशन लेके जाना पड़ेगा वो डेली का वो। तो उसी के लिए कह रहा है कोई डायरी बनाना वो, यानी एक अपने पास एक डायरी रखिए, एक दैनंदिनी रखिए, जिसमें आप रोज़ क्या लिखा करिए। डायरी क्या होता है वो, डायरी में हम प्रतिदिन के कार्यों को लिखते हैं वो। तो वही कह रहा है कि आप रोज़ की बातें उसमें लिखिए, विद्यार्थियों से चिंतन संबंधी कि हाँ विद्यार्थियों में आप अनुवर्ती चिंतन कैसे विकसित करेंगे वो, हम चिंतन कैसे विकसित करें, उसमें क्या क्या उद्दीपन देंगे आप वो। तो उन स्टिमुलेशन को, उन उद्दीपन को लिखा जाता है उसमें, लिखेंगे आप वो। तो रोज़ के कि आज हम ईदगाह पढ़ाने जा रहे हैं तो हम बच्चों से इस प्रकार से पूछेंगे, हम आज कफन पढ़ाने जा रहे हैं तो हम ये पूछेंगे वो, हम झांसी की रानी पढ़ाने जा रहे हैं तो हम उनको बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछेंगे वो, ऐसे उद्दीपित करेंगे वो। तो वही हो गया इसमें वो। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा आपको है करने के लिए, इसमें ये है कि हाँ एक डायरी होता है, एक चिंतन दैनिक बनाइए वो, जिसमें आप प्रतिदिन के कार्यों को उसमें लिखिए वो, उसमें बताइए कि हाँ बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने क्या मेथड होगा वो, और बच्चों में कैसे विकसित करेंगे चिंतन की प्रक्रिया। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं वो। तो 5.4 को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।